नमस्कार। आज हम पृथ्वीराज रासो और दूसरे रासो काव्यों की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के विषय में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों है कि रासो काव्य विवादास्पद है, उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और खासकर पृथ्वीराज जैसा महाकाव्य जो आदिकाल का प्रतिनिधि काव्य है, उस पर विवाद की काली छाया क्यों मंडराती है। आप कहेंगे कि रासो काव्यों का विषय इतिहास है और इतिहास से ये बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, इतिहास की घटनाएं इनसे वास्ता नहीं रखती है, इस कारण ये विवादास्पद है। ऐतिहासिकता से मेल न खाना केवल इतनी बात से ही किसी काव्य को, किसी ग्रंथ को विवाद या विवादास्पद कह देना इतना तो पर्याप्त नहीं होता। ऐसा होता तो क्या हम ये मान लें कि कोई काव्य या साहित्य ऐतिहासिक ही होगा? ऐसा होगा तो क्या हम ये मान लें कि रामायण या रामचरितमानस या पद्मावत या महाभारत, रामायण या दूसरे काव्य जितने भी हैं, क्या वो ऐतिहासिकता पर खरे उतरते? या दूसरा प्रश्न मैं करूं कि क्या कोई कवि कल्पना पे आधारित काव्य नहीं लिख सकता? अगर कोई कल्पना पे आधारित काव्य लिखेगा तो फिर उसको हम प्रामाणिक कहेंगे या नहीं? तो प्रश्न उठता है, फिर प्रामाणिकता की शर्त क्या है? प्रामाणिकता की 3 शर्त है कि कोई काव्य तब प्रामाणिक माना जाएगा कि वह जिस काल का बताया जा रहा है उसी काल का वो हमें मिले। दूसरा, वह जिस कवि का लिखा बताया जा रहा है उसी कवि का होना चाहिए और वह जिस रूप में प्राप्त हुआ है उसी रूप में लिखा गया। मसलन आज हमें वो जिस रूप में मिलता है उसमें छेड़छाड़ हुई हो या कवि का नाम कोई और हो या मिलता कोई और हो या जिस काल का बताया गया हो, यानी उसे 11वीं शताब्दी का बताया गया हो और वो वास्तव में 14वीं शताब्दी का हो, ऐसे में उसको हम अप्रामाणिक कहेंगे। तो ये हुई सबसे पहले प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की शर्त। अब आगे बढ़ते हैं। रासो काव्यों पर ऐसा क्या कारण है कि ये प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की छाया मंडराती है? दूसरे काव्यों पर ऐसा क्यों नहीं है? अगर कोई काव्य, रासो काव्य ही कल्पना पे आधारित होते तो हम उनको पकड़ नहीं पाते, पर संयोग से रासो काव्यों का विषय ऐतिहासिक है। अब ऐतिहासिक है तो इतिहास की घटनाएं हमको तिथि कर्मानुसार मिल जाती हैं और संयोग से वो इतिहास की किताबों में दर्ज है। अब वो जो रासो काव्यों में आई है तो उसी इतिहास के अनुसार ही आनी चाहिए, परंतु रासो काव्यों में उनसे छेड़छाड़ मिलती है घटनाओं से। इसका मतलब है अगर वो रासो काव्य उसी काल में लिखे गए होते तो वो घटनाओं का जो विसंगतिकरण है वो नहीं मिलता। वो तब मिल रहा है कि इतिहास से बहुत बाद में किसी ने लिखा है जिसको इतिहास का मालूम नहीं। मान लीजिए कि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखे और गलत लिखे, तो इसका मतलब है कि इतिहास में तो बातें सही सही लिखी गई हैं और चंद बरदाई को पृथ्वीराज चौहान के बारे में मालूम ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? इस कारण रासो काव्य जो है वो संदिग्ध करार दिए जाते रहे हैं। पृथ्वीराज रासो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, छंदों की दृष्टि से। इसका मूल्यांकन इस कारण ही नहीं हो पाता है कि ये संदिग्ध है, अप्रामाणिक है या प्रामाणिक है। इसी द्वंद्व में विद्वान आलोचक पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो
के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हमको मिलती हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है कि पृथ्वीराज रासो जिस ग्रंथ को हम कह रहे हैं उसके 4 रूप मिलते हैं, 4 संस्करण मिलते हैं। अब ये जो 4 संस्करण हैं वो भी अलग अलग आकार, अलग अलग प्रकार के हैं और उनमें से पहला है वृहद संस्करण। ये जो वृहद संस्करण है वो बहुत बड़े आकार वाला है। इसमें 16,300 छंद हैं और इसके अध्याय या सर्ग जो है उनका नाम समय है और 69 समय 69 और ये इसकी प्रति उदयपुर के संग्रहालय में रखी गई है। इसमें लगभग 2,500 पृष्ठ है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 1585 में इसका प्रकाशन करवाया गया और पृथ्वी जो कर्नल टोड है इसने इसको प्रामाणिक माना था, परंतु बाद में जो वुलर महोदय थे जो कश्मीर में काम कर रहे थे उनको एक प्रति मिली पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज विजय संस्कृत में लिखा गया एक काव्य है और इसके रचयिता जयानक है और जयानक भी चंद बरदाई के समकालीन थे। पृथ्वीराज विजय जो है उसकी घटनाएं इतिहास से बिल्कुल मेल खाती हैं। अब ये जो इतिहास से मेल खाती हैं इसका मतलब है कि यदि चंद भी इस काव्य को लिखता पृथ्वीराज रासो को तो गलतियां नहीं करता जैसे जयानक ने नहीं की। इसका मतलब पृथ्वीराज रासो का रचयिता कोई और व्यक्ति है, चंद नहीं, और उसने चंद के नाम से ये काव्य लिखा है। ये मानना था वुलर महोदय का। उन्होंने 1875 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को पत्र लिखा जो इसका प्रकाशन कर रही थी और उसी के साथ इसका प्रकाशन रोक दिया गया और ये विवाद खड़ा हो गया कि ये प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा संस्करण मिलता है इसका मध्यम संस्करण। इसमें 7,000 छंद है और इसके अध्यायों का नाम या सर्गों का नाम प्रस्ताव है। इसकी प्रति अभोर के अंदर संग्रहालय में और बीकानेर में 2 जगह मिलती है। तीसरा संस्करण जिसको हम लघु संस्करण के नाम से बताते हैं, इसमें 3500 छंद हैं और 19 समय हैं, समय सर्गों का नाम है और बीकानेर में संग्रहालय में ये अवस्थित है, मिलता है। और चौथा लघुतम संस्करण है जिसमें 1300 छंद है, अध्याय नहीं है, एक साथ ही कथा चलती है। अगर चंद नाहटा है बीकानेर के, उनके पास ये मिलता है। माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा और बाकी सभी विद्वान मानते हैं कि यही मूल रासो है जिसमें 1300 छंद है। विद्वानों की इस समय कई श्रेणियां बंट गई है जो रासो को लेकर, पृथ्वीराज रासो को लेकर अलग अलग मत देते हैं। पहले प्रकार के मत देने वाले हैं वो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अप्रामाणिक है और अप्रामाणिक कहने वाले विद्वानों की जो लिस्ट है उसमें है श्यामल दास, मुरारी दान, गौरीचंद हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल भी जहाँ अपनी रचनाएं वीर गाथा काल के आधार पर देते हैं वहाँ पृथ्वीराज रासो को शामिल भी करते हैं और इसको जानी ग्रंथ भी बताते हैं। राम कुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद और साथ में भी हैं। इसी प्रकार एक दूसरी श्रेणी सामने खड़ी होगी या दूसरी पंक्ति के विद्वान भी हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं और उन प्रामाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, कर्नल टोड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, ये लोग जो हैं वो पृथ्वीराज रासो को बिल्कुल प्रामाणिक मानते हैं और वो बिल्कुल इसी रूप में जो वृहद संस्करण है उसी रूप को स्वीकार करते हैं। तीसरा वर्ग है जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है। अर्ध प्रमाणिक का अर्थ है कि इसके कुछ अंश प्रक्षिप्त हैं जो बाद में जोड़े गए हैं या जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं, बाकी मूल अंश है, मूल रासो है। ऐसे मानने वाले लोगों में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि। अगरचंद नाहटा के पास जो सबसे छोटा वाला रासो है। अब ऐसा क्या कारण है जिससे के कारण पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता सिद्ध होती है? अभी पहले हमने बात की है, अब इसको थोड़ा तथ्यों की दृष्टि से देखते हैं।
पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के कारणों में सबसे पहला है घटना वैषम्य। घटना वैषम्य किससे वैषम्य रखता है? इतिहास से वैषम्य रखता है। इतिहास की घटनाएं और रासो की घटनाएं मेल नहीं खाती है, उनके घटनाओं में पर्याप्त अंतर है। जैसे संयोगिता स्वयंवर की घटना रासो में है। पृथ्वीराज और विशलदेव के संबंध, जो राज्य के संबंध है, पृथ्वीराज का अपने नाना अनंगपाल के यहाँ गोद जाना, दिल्ली के राजा थे अनंगपाल बताया गया है। इसी के साथ पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध और पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध, पृथ्वीराज के 14 विवाह के प्रसंग। इसी प्रकार दूसरे जैसे पृथ्वीराज चौहान का युद्ध में बंदी हो जाना और बाद में अंधा हो जाना और शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को मार दिया जाना। इस प्रकार की जो बातें हैं वो रासों में है, पर इतिहास इसका साक्ष्य नहीं देता। इतिहास में ये सारे बात और दूसरे नाम भी, जैसे माता का नाम यहाँ रासों में कमला देवी है, जबकि इतिहास में कर्पूरी देवी है। ऐसा कई बातें हैं जो नामों में और घटनाओं में सम्मति नहीं है। ऐसा पहला बिंदु है घटना वैषम्य। दूसरा वैषम्य है काल वैषम्य। काल वैषम्य का मतलब समय में भी अंतर है। रासो और इतिहास की घटनाओं में 90 से 100 वर्ष का अंतर मिलता है। रासो इतिहास से पीछे चलता है और इतिहास आगे बढ़ गया है। इसका मतलब है कि रासो का रचयिता इतिहास से ज्ञान ही नहीं रखता था, समय से ध्यान नहीं था। तीसरा है भाषा वैषम्य। भाषा वैषम्य का अर्थ है कि रासो के जो शब्द है उसमें अरबी फारसी के शब्द आ गए हैं। रासो की भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए। प्रश्न उठता है कि अभी तो तराइन का पहला या दूसरा युद्ध हुआ है, अभी मुसलमान हिंदुस्तान में आए ही हैं, अभी 100 साल 50 साल लगेंगे तब जाकर के आम जनता की भाषा में अरबी और फारसी के शब्द आएंगे। परंतु अभी जो काव्य लिखा जा रहा है ताज़ा उसमें अरबी फारसी के शब्द आना ये सिद्ध करता है कि ये काव्य बहुत बाद में लिखा गया है। इन 3 चीज़ों के आधार पे हम कहेंगे कि पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक है, क्योंकि ये बाद की रचना हो सकती है। अब हम कहते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक नहीं है। वो इन्हीं तीनों बातों के तर्क द्वारा इन बातों को काटते हैं। अब वो निवारण के जो तर्क देते हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहले है घटना वैषम्य का निराकरण, निवारण। वो निराकरण ये देते हैं, पहले घटना वैषम्य का निराकरण में 2 चीज़ें वो शामिल करते हैं। पहला उनका पहला तर्क है कि लघुतम संस्करण जिसमें 1300 छंद है, अगर उसकी बात करें तो जितनी घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती वो लघुतम संस्करण में नहीं है। मतलब लघुतम संस्करण को अगर हम प्रामाणिक मान लें तो इतिहास से मेल नहीं खाने वाली घटनाओं का निराकरण हो जाता है। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी एक सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि वृहद संस्करण में जहाँ सुख सुखी संवाद आते हैं, मतलब ये कथा तोता और तोते के द्वारा कही गई है। तोता अपने पत्नी को या अपनी साथिन को जो है ये बात बताता है, कहानी के रूप में ये बात चलती है। तो जहाँ तोता कहता है अपनी पत्नी से, ऐसे शुरुआत होने वाले प्रसंग हैं, अगर उनको छांट कर अलग कर लिया जाए तो उनमें सारों में ही इतिहास सम्मत बातें हैं, परंतु जहाँ ये नहीं है वो प्रक्षिप्त अंश हैं। इसका मतलब सुख सुखी संवाद वाले सारे अंश सही हैं। ये 2 बातें हैं जिनमें घटना वैषम्य का निराकरण हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते। काल वैषम्य का निराकरण भी विद्वान करते हैं। उन्होंने मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, उन्होंने एक आनंद संवत की कल्पना की है। आनंद संवत में ऐसा है कि जब नंद जो है मौर्य वंश से पहले नंद शासक बने थे, उन नंदों ने जब शासन किया तो वो लगभग 90 वर्ष का शासन था और वो गैर क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों ने वो 90 वर्ष का शासन अपने इतिहास में
शामिल ही नहीं किया। इसलिए उनका एक संवत है जो क्षत्रिय इस्तेमाल कर रहे थे, वो अनंद संवत है। अ का अर्थ है शून्य और नंद का अर्थ है 9, 9 नंद थे, तो 90 वर्ष, और या उनके शासन का समय भी लगभग 90 वर्ष होता है। तो 90 वर्ष वो इतिहास से गायब कर देते हैं। तो ऐसे में वो इतिहास से 90 वर्ष पीछे चले जाते हैं। अगर वो 90 वर्ष जोड़ दें अपने रासों में तो उनका समय तकरीबन रासों इतिहास के बराबर हो जाता है। ऐसा मानने से रासों के तिथियों में भी कोई गड़बड़ की शंका नहीं रहती। तीसरा है भाषा वैषम्य का निराकरण। भाषा वैषम्य का निराकरण में जो है ऐसा बताया जाता है कि चंद का यानी चंद बरदाई जो है उसका बचपन लाहौर में बीता था, और बचपन में ही जब वहाँ वो चंद रह रहा था तो मुसलमानों का आगमन कई तरीके से व्यापारी के वर्ग के रूप में, घोड़े बेचने के रूप में वहाँ हो गया था। तो छिटपुट आक्रमण भी वहाँ हो रहे थे, तो मुसलमानों के साथ उनका संपर्क बना हुआ था। तो भाषा अरबी फारसी तभी उसने सीख ली थी, और जब बड़ा हुआ और इधर अजमेर आ गया तो उसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द विद्यमान थे, तो इसलिए अरबी फारसी के शब्द आना कोई नई बात या अनोखी बात नहीं होगी। अतः अरबी फारसी के शब्दों को भी किसी प्रकार को आ जाने को हम विशेष महत्व नहीं दे सकते, या उससे हम बिगड़ नहीं सकते, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे करके हम कहेंगे कि पृथ्वीराज रासो जो है वो जिस पर शंका उठाई जाती है अप्रामाणिकता की, उस पर लोग तर्कों द्वारा अप्रामाणिकता को काट देंगे। अब अंत में हम बात करें कि फिर हम किस ओर जाएं और हम आखिरी निष्कर्ष किस ओर देखें। देखो, हम ये समझें कि पृथ्वीराज रासो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि 4 संस्करणों में मिलता है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वीराज रासो अलग अलग तरह से लिखा गया है। इसका अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा उस रासो के काव्य में हेर फेर तो की जाती रही है, घटनाओं के साथ भी जो छेड़छाड़ मिलती रही है, तो ऐसा है कि प्रक्षिप्त अंश अवश्य ही आ गए होंगे। अब ये प्रक्षिप्त अंश क्या होते हैं? ये होता है कि पहले कोई छापा खाना या मुद्रण की व्यवस्था तो होती नहीं थी कि एक सुरक्षित रूप ग्रंथ का रह जाए। किसी के घर में, किसी कला प्रेमी के घर में पुस्तकें रहा करती थी, पांडुलिपियाँ रहा करती थी, और पांडुलिपियाँ समय के साथ ऊपर के पेज और नीचे के पेज, यानी आगे के पेज और पीछे के पेज धीरे धीरे उड़ते जाते थे। जो भोजपत्र थे या ताम्रपत्र या ताड़पत्र थे, वो या कागज़ था, जो भी था वो उड़ता रहता था, खत्म होता रहता था। जब उनके ही पीढ़ी में कोई ऐसा धुरंधर कवि पैदा हो जाता था, तो वो क्या करता था कि आगे के 20-30 पेज खुद ही लिख डालता था, या पीछे के खुद ही लिख डालता था। इस तरह से तो आगे और पीछे के कुछ अंश प्रक्षिप्त हो जाते थे। जैसे ऋग्वेद में है, ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल, शुरू का और आखिरी मंडल प्रक्षिप्त है। या ऐसा होता था कि पूरा ही ग्रंथ खुर्द बुर्द होने की स्थिति में आ जाता था, तो कोई कवि जैसा हृदय लेने वाला या रखने वाला व्यक्ति फिर उसको पूरा ही अपनी तरह से दूसरी बार लिख देता था। हम देखते हैं कि कबीर जी के नाम से कितने ही दोहे समाज में कबीर जी के नाम से चलते हैं। ये आम आदमी ने या धीरे धीरे चलते चलते लोगों ने बना दिए। इसी प्रकार रासो के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो कह सकते हैं कि रासो चंद बरदाई द्वारा ही लिखा गया होगा, परंतु धीरे धीरे समय के साथ उसमें प्रक्षिप्त अंश जुड़ते चले गए हैं। अतः फाइनली अंत में हम यही कहेंगे कि यह एक अर्ध प्रमाणिक रचना है, जो हिंदी साहित्य के आदिकाल की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अर्ध प्रमाणिक होते हुए भी हम इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को ज़्यादा गौर न करते हुए इसके काव्य सौंदर्य की ओर देखें, तो हमें इसका काव्य सौंदर्य बहुत अच्छा मिलेगा,
और अगर हम ये देखें कि ये हिंदी के बिल्कुल प्रारंभिक काल में ही लिखी गई है तो हमें हिंदी और अपने पर गर्व